नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कील और कसक। इसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। तो चलिए कहानी शुरू करें। कील और कसक। जैसे ही कैलाश ने आकर बताया कि नया मकान मिल गया है, रानी के मन को जैसे ठेस लगी। उसने कहा, तुम तो किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो। अब दूर मकान लेकर कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, यह भी सोचा है? रात दिन तुम्हें प्रेस में रहना पड़ता है। यहाँ थे तो जब चाहा ऊपर चढ़ आए, और मुझे भी तसल्ली रहती थी कि नीचे ही हो। दूर मकान लेकर यह काम कैसे निभेगा? तुम्ही ने तो अभी 4 दिन पहले रो रो कर घर भर दिया था कि तुम अब एक घड़ी भी इस मकान में नहीं रहोगी। मेरा क्या, जैसे भी होगा निभा लूंगा। गुस्से में कह ही दिया तो उसका क्या। मुझे नहीं बदलना मकान। साल भर यहाँ रहते रहते सबसे जान पहचान हो गई है। अब कहाँ नई जगह जाकर रहूंगी। जान पहचान? सारी दिन तो लड़ती रहती हो, न लाज न हया। मेरी तो नाक कटवा कर रख दी तुमने। अब तो तुम लाख कहो, मैं एक दिन भी तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। रानी रो पड़ी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं रहने दो। अब मुंह भी खोलूं तो तुम्हारे सिर की कसम। मैं कह रहा हूँ, उठकर सामान बांधना शुरू करो। कल जैसे भी हो हमें नए मकान में चले जाना है। और कैलाश धड़धड़ाता हुआ नीचे उतर गया। रानी का मन जैसे अवसाद में डूब गया। वह पंखी लेकर चारपाई पर लेट गई। चाह कर भी सामान नहीं बांधा गया। सामान शेखर का कमरा था। वह उसी ओर देखती रही। परसों जो कुछ कांड हो गया था, उसका परिणाम इतना भयंकर निकलेगा वह जानती नहीं थी। अपने मन को काबू में कर लेती। शेखर लाख बुरा हो फिर भी। और उसकी आंखें भीग गई। आंसू भरी आंखों के आगे ना जाने कितने धुंधले चित्र बिगड़ने लगे। साल भर पहले जब वह ब्याह कर इस घर में पहुंची थी, तो अरमानों की आंधियां उसके मन में मचल रही थी। चढ़ती जवानी और चांद को शर्माने वाले रूप ने सुहाग रात की कल्पना और अधिक चटकीला रूप दे दिया था। औरत के बीच वह घिरी बैठी थी, पर मन उसका इस सारे कोलाहल को पार कर दोपहर की उबा देने वाली इस नीरस लंबी घड़ियों को पीछे छोड़ रात के उस मधिर पहर की ओर दौड़ दौड़ कर जाता था, जब कोई बड़े दुलार से उसका घूंघट हटाकर अपने रोम रोम को आंख बंद कर उसके रूप को निहारेगा और प्रशंसा के पुल बांधकर दो अपरिचित हृदयों की दूरी के अस्तित्व को ही मिटा देगा। यह कल्पना यहाँ बैठे बैठे भी उसके गालों को सुर्ख बना देती और एक मादक सी सिरन उसके सारे शरीर में दौड़ जाती। उसको लगता उसका अंग अंग जैसे बेकाबू हुआ जा रहा है। अपने पति की सूरत के सौ काल्पनिक नक्शे उसकी आंखों में दौड़ रहे थे। जाने वो कैसे होंगे? और प्रश्न के साथ ही वह कल्पना में डूबते उतारते लगती। जब बारात चढ़ी तो बड़ा मन हुआ था उसका कि सहेलियों के साथ वह भी छज्जे पर चढ़कर अपने प्रीतम की एक झलक तो देख ले। पर दादी बुआ बीच में घिरी, वह वहां से हिल भी न सकी। उसकी उत्सुक आंखें लौट कर आई हुई सहेलियों पर टिक गई, पर वह इतना कुछ ना जान पाई जिसका सहारा लेकर मन के कोतूहल को मिटा पाती। हाँ, इतना उसने अवश्य सुना था कि पति उसके काले हैं। दादी कह रही थी, अरे मर्दों का क्या रूप देखना, और फिर रंग का क्या, काला हो या गोरा। रानी खाने पीने की सार रखेगी तो रंग भी निखर आएगा। कमाबे में तो 300 है। भाग जाग गए रानी के, बस रानी बनकर ही रहेगी। फिर परिवार का टट्टा नहीं। सास है तो गांव में बस दोनों मौज से रहेंगे, और रानी बनकर मौज करने की इस कल्पना पर ही तो रह रहकर उसका मन थिरक जा रहा है। धीरे धीरे रस्म रिवाज, देखना दिखाना, खाना पीना, निंदा आलोचना का दौर समाप्त हुआ और घड़ी ने 10 बजा दिए। अपने कमरे में सजी संवरी रानी के मन का बिखरा बिखरा उल्लास प्रतीक्षा में बदल गया। हल्की सी हल्की आहट पर भी उसका मन गुदगुदा उठता और नेत्र घूंघट के झीने आवरण को चीर कर कुछ खोजने लगते। करीब 11 बजे सास आई। अरे अभी तक नहीं आया कैलाश? हद करे है ये भी। आज के दिन तो प्रेस का काम छोड़ दिया होता। विचित्र आदमी है, बड़ा ही साधु। अपने सुख आराम की तो इसे रत्ती भर भी परवाह नहीं। लाओ मैं ही बुला लाऊं। और वे धीरे धीरे जीना उतरने लगी। इस विचित्र आदमी के साधुत्व ने रानी के आक्रोश को इस हद तक बढ़ा दिया था कि उसकी इच्छा हो रही थी कि वह रो ले, पर तभी किसी ने कमरे में प्रवेश किया। रानी की पलकें झपक गई, इस आशा से कि जल्दी ही होले से आकर उसका घूंघट उठा देगा
और फिर वह अपने लाज भरे चेहरे को छिपाने के लिए बेसुध सी किसी के सीने का आश्रय ले लेगी। पर तभी एक रूखी कर्कश सी ध्वनि ने उसकी कल्पना के आवरण को बुरी तरह चीर डाला। इतनी देर जागने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें सो जाना चाहिए था। मेरा तो काम ही ऐसा है। आज भी माँ जबरदस्ती बुला लाई। अब सवेरे तक सारा काम खत्म ना हुआ तो मुसीबत हो जाएगी। और वह रानी के अस्तित्व को भूलकर सो गया। रानी को लगा वह अपने पास सोए इस आदमी का मुंह नोच ले, अपने बाल नोच ले, फूट फूट कर रो पड़े और आंसुओं के सारे घर को और नीचे ही निरंतर धड़ धड़ करने वाले इस प्रेस को डुबा दे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और खामोशी से आंसू बहाते और सर दाहें भरते भरते रानी सो गई। दूसरे दिन ही घर पर अपनी असली स्थिति में आ गया। बड़ा कमरा, जो उस घर का सबसे शानदार कमरा था, पड़ोसियों को लौटा दिया गया। विवाह के लिए वह मांग लिया गया था। 2 नौकर और एक महाराज जो कल दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, अपना अपना हिसाब लेकर चलते बने। रह गए घर में 3 प्राणी, एक कमरा, एक छोटी सी कोठरी और एक छोटी सी रसोई। घर के नीचे प्रेस था और ऊपर के तल्ले में मकान मालिक रहते थे। बीच के तल्ले में 3 किराएदार रहते थे। सारा वातावरण काफी घुटा घुटा था और प्रेस की लगातार धड़ 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 की आवाज एक अच्छे भले आदमी के सिर में दर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। सास खाना बनाने बैठी तो मजबूरन उस धुएं से घुटी रसोई में रानी को भी जाना पड़ा। एक बार के आग्रह से ही सास चूल्हा छोड़कर दरवाजे पर बैठकर बहू को घर के रंग ढंग से परिचित कराने लगी, सारा काम काज समझाने लगी। उस अंधेरे चौके में देखने की सुविधा के विचार से रानी ने घूंघट कम कर दिया था। सास ने सबसे पहले उसी को लेकर आदेश दिया, सिर का पल्ला जरा नीचे रखा करो बहू, 50 तरह के लोग यहाँ आवे जावे हैं। फिर कैलाश को बेशर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। अब तुमसे घर का क्या छिपाना, कैलाश पर 12,000 का कर्जा है। जाने कैसी मनहूस घड़ी में यह दुष्कर्म हुए उससे। वह तो बेचारा रात दिन एक करके पैसा कमा रहा है, न खाने की सुध न पीने की। किसी तरह शादी करने को राजी नहीं हुए था। कौन एक प्राणी का खर्चा बढ़ाए, पर मैंने ही जोर जबरदस्ती करके शादी करवा दी। आखिर कोई खाने पीने का ख्याल भी तो रखने वाला होना चाहिए। खाना बन गया अम्मा जी। अम्मा की बात के शोध टूट गया। अपरिचित को सामने देखकर रानी ने घूंघट और खींच लिया। हाँ हाँ बन गया, आओ बेटा बैठो। अब मैं तो 2-3 दिन में गांव चली जाऊंगी। तुम और तुम्हारी ये भाभी मिलकर कैलाश का ख्याल रखना। बड़ा विचित्र आदमी है। बहू एक थाली तो लगा दो, ये सामने वाले कमरे में रहे है और यहीं खावे है। रानी ने घूंघट में ही झांक कर देखा। एक सुंदर आकृति उसकी ओर देख रही थी। वह अंदर ही अंदर सुकुचा गई। उसे लगा सामने वाले पुरुष की आंखें जैसे उस घूंघट को चीर कर उसके चेहरे को निरख रही हैं। उसने थाली लगाकर सरका दी। अम्मा, भाभी से कह दो मुझसे पर्दा ना करे। तुम भी नहीं रहोगी और ये जो लाज की छुई मुई बनी रहेगी तो मुझसे खाते नहीं बनेगा। तुमने बेटा माना तो क्या देवर ना मानोगी? रानी को लगा कोई है जो उसका चेहरा देखने को व्याकुल है और एक अव्यक्त सी इच्छा उसकी रग रग में समा गई कि वह घूंघट पलटकर अपना चांद सा मुखड़ा उसके सामने कर दे। पर वह वैसे ही रोटी बेलती रही। वाह, खाना तो भाभी बहुत बढ़िया बनाती है। अरसे से ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया अम्मा। रानी का प्रशंसा का भूखा मन पुलक उठा। हाथों की गति बढ़ गई और एक बार उसने संकोच से सामने बैठे व्यक्ति पर उड़ती से नजर डाली। भरा पूरा स्वस्थ सुंदर चेहरा और तभी उसके सामने मुहासों और चेचक के दाग से भरा एक काला सा चेहरा उभर आया। उसके हाथ फिर शिथिल पड़ गए। खाना खाकर वह चला गया। अम्मा बोली, 25 रुपये महीना देवे है और दोनों समय खाना खावे है। अकेला जीव है, बड़ा भला, इसे ठीक से खिला दिया करो। कैलाश तो सदा ही काम में रहे है, सो यह कभी कदाच काम भी कर दिया करेगा। 2 दिन बाद अम्मा चली गई। रानी के लिए जिंदगी पहाड़ हो गई। वह अपने कमरे के दरवाजे पर पड़ी चीख पर खड़ी होकर देखा करती। ठीक सामने शेखर का कमरा था। ढेर किताबें, सब अस्त व्यस्त। शेखर को देखकर उसका मन पता नहीं कैसा कैसा होने लगा। खाना खाने जब वो आता तो बड़ा आग्रह करता घूंघट खोलने का, बड़ी प्रशंसा करता उसके खाने की। धीरे धीरे कब रानी का घूंघट खुल गया और खाने की प्रशंसा रूप की प्रशंसा में बदलकर उसके अतृप्त मन को तृप्त करने लगी। वह स्वयं ही नहीं जान पाई। कैलाश के स्वभाव की रुखाई को वह शेखर की
सरसता के सहारे ही बर्दाश्त करने लगी। सवेरे शाम शेखर बाहर रहता और सारे दिन घर। धीरे धीरे वह अपने कमरे की उपेक्षा रानी के कमरे में रहने लगा। वह उसको अपनी कविताएं सुनाता, कहानियां सुनाता। रानी चाहे कुछ समझती या नहीं, पर शेखर की हर बात में बड़ा रस लेती। उस दिन सवेरे बड़ा शोर मच गया। अचानक नल बंद हो गए। सब लोग नीचे के नल पर पानी लेने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि नीचे पानी 10 बजे तक ही आता था। रानी भी बाल्टी लेकर पानी भरने पहुंची। भरी बाल्टी लिए वह ऊपर चढ़ आई, पर जाने कैसे साड़ी पैर से उलझ गई और वह गिर पड़ी। बाल्टी से उसकी अंगुली कट गई और खून बहने लगा। कैलाश प्रेस जाने के लिए नीचे उतर रहा था। एक तो उसे यूं ही देर हो रही थी, दूसरे रानी का इस प्रकार सबके बीच गिरना उसे बड़ा क्रोध आया। झल्ला पड़ा वह। देख कर क्यों नहीं चलती हो? अब आकर कपड़े बदलो। गीले कपड़े पहने यहाँ सबके सामने क्यों बैठी हो? और वह धड़धड़ाता वो उतर गया। उसके जाते ही शेखर आया, हाथ पकड़ कर उठाया, खून देखते हुए बोला, अरे यह क्या, तुमने तो उंगली काट ली। और झट जेब से रुमाल निकालकर उसने बड़े दुलार से उसके हाथ में बांध दिया। प्रेम से बांधी गई उस गांठ में अनायासा ही रानी का हृदय भी बंध गया। 24 घंटे प्रेस की मशीनों के बीच काम करते करते कैलाश में एक मशीन बन गया था, भावनाहीन, रसहीन। उसे न रानी में दिलचस्पी थी न घर में। कर्ज का भूत कोड़े लगा लगा कर उसे काम करवाता था। शहर में प्रदर्शनी हो रही थी। रानी ने कितनी ही बार कैलाश से कहा, एक दिन मुझे प्रदर्शनी ही दिखा लाओ। देखो ना, पड़ोस की सारी औरतें देख आई हैं। तुम भी किसी के साथ चली जाओ, मुझे तो समय नहीं सैर सपाटे के लिए। वे कोई अकेली जाती तो चली जाती। सब अपने अपने मर्दों के साथ जा रही थी। फिर कुछ रुक कर बोली, तुम कहो तो शेखर के साथ चली जाऊं। दूसरी औरतों के मर्दों के साथ जाते तो तुम्हें अजीब लगता है, और शेखर के साथ अकेले जाते शर्म नहीं लगती? स्वर में कुछ तीखापन था और आंखों में कुछ संदेह का भाव, जिसने रानी के हृदय को मथ डाला। कैलाश के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। विवाह से लेकर आज तक वह अपने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाती आई थी, पर आज उसका मन बुद्धि और तर्कों के जाल को तोड़कर पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर उठा। तभी उसने बालों पर किसी के स्नेहिल स्पर्श का अनुभव हुआ। क्या बात हुई भाभी, रो क्यों रही हो? पर रानी कुछ बता नहीं सकी, बस फूट फूट कर रोती रही। अपने अपमान, अपनी उपेक्षा की बात किस मुंह से वह कहती? शेखर ने अपनी जेब से अखबार में लिपटा हुआ कुछ निकाला और बोला, कल रात प्रदर्शनी देखने गया था, तुम्हारे लिए वहां से ये चूड़ियां और बिंदियां खरीद लाया हूँ। पर रानी थी कि रोती रही, आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। गर्मी बढ़ चली थी। चूल्हे के पास बैठने से रानी के दोनों गाल लाल सुर्ख हो गए थे। वह कमरे में बैठकर पंखे लेकर पसीना सुखा रही थी। तभी शेखर आया तो उसके गालों की सुर्खी देखकर वह एक टक उधर ही देखता रह गया। दिलो जान से इस दृष्टि का स्वागत करते हुए भी रानी ने कहा, यूं क्या घूर रहे हो तुम मुझे? शेखर मुस्कुराया, जाने क्यों तुम्हारे गालों को देखकर मुझे गुलाब के उन फूलों की याद आ जाती है जो रोज सवेरे बगीचे में देखता हूँ। जब उन गुलाबों को देखता हूँ तब भी मुझे अक्सर तुम्हारे गालों की याद आ जाया करती है। चलो, बड़े बेहुदे हो तुम। भले आदमी ऐसी बातें नहीं करते, समझे? लो अब खाना खा लो। और रानी फिर चूल्हे के पास बैठकर रोटी सेकने लगी। भाभी, तुम मेरे लिए रोटी बनाकर रख दिया करो, मेरे खाने का कोई समय ठीक नहीं। नाहक तुम चौका लिए बैठी रहती हो। कौन मेरे पास बड़ा काम है? यूं ही तुम 3 रोटी खाते हो, ठंडी होगी या शायद एक खाकर उठ जाया करोगे। दोपहर में जब रानी अपनी पड़ोसियों के पास बैठती तो उस बिल्डिंग के लोगों की टीका टिप्पणी ही उनका विषय होता। उस समय शेखर की प्रशंसा के पुल बांधते बांधते रानी अक्सर उस सीमा तक पहुंच जाती थी जहां पहुंचकर वह स्त्रियों के संदेह का कारण बन जाया करती थी। कैलाश को तो कुछ भी खबर नहीं रहती ऊपर क्या होता है, और छोटी से छोटी बात में भी किसी बड़े रहस्य का उद्घाटन कर डालने को आतुर रहने वाली स्त्रियों का मन रानी और शेखर की घनिष्ठता से उदासीन न रह सका। पर बात अभी कानाफूसी तक ही सीमित थी, आम आलोचना का विषय नहीं बन पाई थी। तभी शेखर ने एक दिन आकर बताया, मेरी जीजी आ रही है, तब तक वे रहेंगी, तब तक तो तुम्हें खाना बनाने के कष्ट से मुक्ति दे दूंगा। अरे, अपनों को खिलाने में भी कोई कष्ट होता है? जीजी बेचारी थोड़े से दिनों के लिए तो आ रही है और तुम उसे रोटी सिखवाओगे, जीजी भी यही खा लेगी। पर शेखर ने बात मानी नहीं। कैलाश इस अतिरिक्त खर्चे को बर्दाश्त न करता और जीजी किसी के घर खाना पसंद नहीं करती। जीजी आए तो शेखर ने बड़ी तारीफ करके अपनापन दिखाकर रानी का परिचय कराया। रानी ने बड़े प्रेम और आदर से उसके पैर छुए, स्वागत किया। दोपहर को
दोनों बातें करने बैठी तो जीजी बोली, इस बार तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है कि शेखर को हाँ करनी ही होगी। बड़ा परेशान कर डाला हमें तो शेखर ने। 70 गुण तो एक लड़की में मिलने से रहे, फिर आदमी अपनी औकात भी देखे। पढ़ी लिखी होगी तो वह भी तुम्हारे घर क्यों आएगी भला? वह भी किसी अफसर ओहदे वाले को ढूंढेगी। और रूप की बात कहो तो ऐसी कि चांद भी लजा जाए। तो इन्होंने पसंद कर ली लड़की? रानी के स्वर में उत्साह कुछ उतर गया। अभी देखी कहाँ है, वह तो बस एक ही रट लगाया कि मुझे शादी करनी ही नहीं। पर तुम ही बताओ, बिना ब्याह और औरत की भी कोई जिंदगी है मरी? सच पूछो तो जीजी, क्या रखा है ब्याह में भी? एक बंधन ही तो है जी का जंजाल। बिना ब्याह के तो कैसी मस्ती रहती है, नहीं तो 50 झंझट। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू? खुला बैल 70 जगह मुंह मारे है। आदमी अपने खूटे से बन जाए तो चित्त भी ठिकाने रहे। और शेखर के लिए मनोनीत पत्नी के रूप में गुणों की प्रशंसा करते करते जीजी ने सारी दोपहर ही डाल दी। इधर दिन का प्रकाश सांझ में धुल्ले में डूबता जा रहा था, उधर एक अव्यक्त से विषाद में रानी का मन भारी होता जा रहा था। दूसरे दिन शेखर अपनी जीजी के साथ लड़की देखने चला गया। 3 दिन बाद लौटा तो जीजी ने आनंद से गदगद होकर शेखर की सुकृति का समाचार सब लोगों को सुना दिया। साथ भी यह बताया कि अब तो वे आते महीने में ब्याह करके ही लौटेगी। शेखर जब रानी के सामने पड़ा तो रानी ने कहा, अब तो मुंह मीठा कराओ। क्या बताएं भाभी, हम तो बस बुरी तरह घायल हो गए। लगता है ईश्वर ने बड़ी फुर्सत में गढ़ा है उसे। यो बिल्कुल देहातन है, पढ़ी लिखी भी बिल्कुल नहीं, पर बस उस रूप ने ही मार डाला। उसके स्वर में उल्लास झलक पड़ रहा था। रानी तरकारी काटने बैठी तो उंगली पर ही चाकू चल गया। चूल्हा जलाया तो जाने कैसे हाथ जल गया, पर जैसे उसे जलन महसूस ही नहीं हुई। कैलाश आया तो वो खाना परोसने बैठी। शिथिल हाथों से उसने थाली परोसी और चकले पर रोटी बेलने लगी। तवा चढ़ाना भूल ही गई और रोटी बेलकर एकदम चूल्हे में ही डाल दी। कैलाश रानी की इस मन को कभी से लच कर रहा था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? रानी ने अपने आप को संयत किया। कैलाश खाकर चला गया तो उसने चौका उठा दिया। उस दिन उसने खाना न खाया। फिर बिना कारण ही वह पलंग पर गिर गिर कर फूट फूट कर रोने लगी। तो अनजाने ही उसका मन किसी के स्नेहिल स्पर्श की आशा के लिए छटपटा गया, पर कोई ना आया और रोते रोते रानी ना जाने कब सो गई। शेखर ब्याह करके आ गया। जीजी ने सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही पड़ी रही। जो अपने कमरे में से वह झांक कर जितना देख सकती थी उसने जरूर देख लिया था। सारी औरतों में नई बहू के रूप की चर्चा हो रही थी। रानी अनमनी सी लेटी थी। तभी जीजी बहू के लिए कुछ लिए वहीं पहुंच गई। ये तुम्हारी जेठानी है, इनके पैर छुओ। और बहू ने पैर छू लिए। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है रानी? ठीक है, बैठो। और रानी ने बहू का घूंघट उठाकर उसका मुंह देखा। शगुन भी दिया, पर उसके मुंह से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं निकला। इधर उधर की बातें करके अत्यधिक व्यवस्था का बहाना बनाकर जीजी बहू को लेकर चली गई। उनके जाते ही रानी अनमनी सी फिर लेट गई। न जाने क्या था जो रह रहकर टीस रहा था, कसक रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी। शीशा उठाकर उसने अपना चेहरा देखा। एक निश्वास छोड़कर वह फिर लेट गई। घर गृहस्थी की बातें समझाकर जीजी चली गई। नई बहू ने रानी से मित्रता काटने की बड़ी चेष्टा की, पर रानी का रुख देखकर साहस न हुआ। उसने पति से कहा, तुम तो इतनी तारीफ करते थे, बड़े मिजाज हैं तुम्हारी इन भाभी के, तो जाओ तो सीधे मुंह बातें नहीं करती। कौन भाभी? नहीं, बड़ा अच्छा स्वभाव है उनका। क्या जाने भाई, हमसे तो ठीक से नहीं बोलती, और उनके आदमी को तो मैं कभी ऊपर देखूं ही नहीं, कैसे है। शेखर नहा कर आया था, तैयार हो चुका था और सीधा रानी के कमरे में पहुंचा। भाभी क्या बात है, तुम्हें वो पसंद नहीं आई? कहती थी तुम मुझसे ठीक से नहीं बोलती तो क्या फांसी पर चढ़ा दोगे? आए 4 दिन नहीं हुए कि तिरिया चरित्र शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी क्या शिकायत करेगी? मैंने ही उससे कहा था कि भाभी के पास आया जाया करो तो मन लगा रहेगा। मैं कोई किसी का मन बहलाने की लौंडी बादी हूँ? तुम नहा की बिगड़ रही हो, सच बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे क्या करना पसंद नापसंद करके? रूपवती है तो सिर पर बिठा कर रखो, मुझे क्यों सुना रहे हो बार बार? निहायत ही बदतमीजी की बातों से इस बार शेखर झल्ला गया। वह रानी के आक्रोश को समझता था, पर किसी तरह उसे उचित नहीं ठहरा पाता था। रोज शाम को शेखर अपनी बीबी को घुमाने ले जाता। उसके घूंघट काटना छोड़ दिया। अब वह बड़े नखरे से सच कर निकला करती थी। रानी खुलेआम उसकी बेशर्मी की आलोचना करती।
कभी छत गंदी करने के अपराध में, तो कभी पानी ज़्यादा बहाने की शिकायत लेकर वह अक्सर बहू से लड़ दिया करती थी। बहू में तो बहुत संकोच व चुप रह जाया करती थी, पर आखिर वह भी देहात की थी, लड़ने झगड़ने में माहिर। रानी कुछ सुनाती तो सवाया उत्तर पाती। ज्यों ज्यों नई बहू की शोखियां और रूप निखरता जा रहा था, दोनों का झगड़ा भी अधिक तूल पकड़ता जा रहा था। अब तो आए दिन दोनों में झगड़ा होता, आसपास की औरतों को समझाना पड़ता। उस समय रानी बड़े तेज में कहती, 1 साल से इस घर में रह रही हूँ, क्या मजाल जो किसी से भी कहा सुनी हुई हो। लगड़ना झगड़ना मेरी आदत में नहीं है, पर नीचों के बीच रहकर नीच ही बनना पड़ता है। नीच शब्द के आते ही फिर वो वाक युद्ध होता, तो आंसुओं की अजस धाराओं में ही उसकी समाप्ति होती। कितनी बार शेखर घर में होता, पर ना तो वह एक शब्द भी बोलता, ना बाहर आता। ऐसी स्थिति में रानी स्वर को सप्तम पर ले जाकर कहती, भला करने का जमाना नहीं रहा। अरे साल भर तक रोटियां ठोक ठोक कर खिलाई, उसकी कौन कहे। 4 दिन इसे आए नहीं हुए कि सब किए किराए पर पानी फिर गया। ऐसे नमक हराम भी नहीं देखे होंगे कहीं। पर शेखर फिर भी खामोश रहता। एक दिन कैलाश ने कहा, यह रोज रोज क्या महाभारत मचा रखा है घर में, कुछ लाज शर्म भी है या नहीं। तो मैं क्या करूं, कब तक किसी की सहूं। 4 दिन की ब्याही, उसे ही शर्म नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। तुम्हें तो सारा दोष मेरा ही दिखता है। दोष किसी का भी हो, तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। इस पर चेतावनी के बाद भी रोज के महाभारत में कोई अंतर न आया। पड़ोस की औरतों के पक्ष अपनी ओर करने के लिए उसके पास एक ही दलील थी कि उसने शेखर को इतने दिन रोटियां खिलाई हैं। और जब पक्ष का बहुमत उसकी ओर हो जाता तो सब एकमत होकर कहती कि शेखर जैसे स्वार्थी आदमी इस दुनिया में ढूंढे से भी शायद ही मिले। तो रानी तत्काल ही कह देती, अरे शेखर तो ऐसा बुरा आदमी नहीं, यह तो जब से इस चुड़ैल को लाया है उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई है। नहीं तो साल भर मेरे साथ रहा, क्या मजाल की कभी जरा भी बेअदबी की हो। पर अब देखो कैसा बदल गया। बाहर बहू गालियां बके तो अंदर बैठा गटर गटर सुनता रहे। यह नहीं होवे कि छोटा पकड़ के 2 धोल जमा दे। इस प्रकार की चकचक बहू से रोज हुआ करती थी, पर परसों वह शेखर से भी उलझ गई। उस दिन हवा प्राय बंद थी और उमस ऐसी थी कि दम घुट रहा था। रानी छत पर खटिया डालकर पंखे से हवा करते करते जैसे जैसे अपने झुलसते हुए शरीर को शांत करने का असफल प्रयास कर रही थी, तभी शेखर अपने पीछे एक कोयले वाले को लेकर ऊपर आया और छत से एक कोने की ओर इंगित करके कोयला रखने को कहा। यह सुनते ही रानी भभक उठी। छत सांझी की है, यहाँ किसी का कोयला गोबर मिट्टी नहीं रहेगा, मैं अभी से कह देती हूँ। शेखर खामोश रहा। उसने कोयले वाला का हिसाब साफ करने के लिए पैसे निकाले और गिनने लगा। कान नहीं है क्या, मैं कह रही हूँ छत पर कोयले नहीं रखेंगे। गर्मी के दिन है, सब सोते बैठते हैं, यह कोई कोयले रखने की जगह है भला। छत सांझे की है, हम अपने हिस्से में चाहे जो करें, किसी को इससे मतलब। और उसने कोयले वाला का हिसाब साफ कर दिया। रानी का क्रोध जो गर्मी के कारण कब से उबल रहा था, इस बात को सुनते ही फट गया। मैं कहती हूँ कोयले यहाँ नहीं रखेंगे। और उसके जाते ही कोयले वाले को आदेश किया कि बोरी हटा दे। कोयले वाला बेचारा असमंजन में पड़ गया। मेरा मुंह क्या देख रहा है, जाकर बोरी को रसोई में पटका, कोयले यहाँ नहीं रहेंगे। शेखर इस प्रकार के झगड़ों में शायद कभी भाग नहीं लेता, पर जब रानी ने बोरी में से कोयले निकाल निकाल कर फेंकने आरंभ किए, अनाप शनाप बकना शुरू किया, तो उसने मजबूरन बोलना पड़ा, हट जाओ यहाँ से, अपने हिस्से की छत पर रहो, नहीं तो हाथ पकड़ कर निकाल दूंगा। अब तो गजब हो गया। रानी के गले की पूरी ताकत के साथ चिल्लाने लगी। उसने अपना हाथ शेखर के शरीर से एक प्रकार से हटा दिया। ले पकड़ पकड़ पकड़, तो हाथ, ये हाथ पकड़ कर हटावेंगे। अब पकड़ता क्यों नहीं, असल मर्द का बच्चा तो पकड़ कर दिखा। और वह हाथ को उसके शरीर से छटाई चली जा रही थी। शेखर अंदर चला गया, पर रानी की चीख पुकार ने सारा अड़ोस पड़ोस इकट्ठा कर दिया। अब क्या भले आदमी इस घर में रह सकेंगे। अपने घर में एक छिनाल बिठा रखी है तो सबको छिनाल ही समझ रखा है। पराई औरत का हाथ पकड़ेंगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। किसने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, किसने हाथ पकड़ लिया। बड़े आए हाथ पकड़ने वाला झगड़ा, पकड़ कर तो देखें। अब औरतों की तरह मुंह छिपा कर अंदर बैठ गए। जरा निकल कर हाथ पकड़े तो सही। आंसुओं से भीगा होने पर भी स्वर काफी तेज था। ऊपर खड़ी मालकिन भी यह तमाशा देख रही। उन्होंने रानी को बुलवाया। रानी रोती चीखती ऊपर चली गई। क्या शेखर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया? नहीं, हाथ पकड़े तो कैसे, कोई तमाशा है। और वह फूट फूट कर रोने लगी। तब फिर क्यों ऐसे रो रही है, कहा सुनी तो हो ही जाया करती है। पर रानी थी कि रोई चली जा रही थी। उसने हाथ शेखर के शरीर से सटा दिया था, फिर भी उसने नहीं पकड़ा, ना मर्द कहीं का। बात कुछ भी ना थी, फिर भी सारे घर में यूं फैली कि शेखर ने रानी का हाथ पकड़ लिया।
कैलाश ने सुना तो आग बबूला हो गया। काम छोड़कर ऊपर आया। रानी को कमरे से खींचकर उसने 2-3 लात जमा दी। एक दिन शांति से नहीं रहने देगी यह चुड़ैल। सारे दिन चक 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 चक। मैं कल ही सब काम छोड़कर नया मकान ढूंढ लूंगा। इस घर में रहना हराम कर दिया है। रानी रोती रही। दोष उसका नहीं, फिर भी पिट रही। उधर शेखर भी, बहू चाहे कुछ भी करे, शेखर उसे पान फूल की तरह फेरता रहता। अपने इस दुर्भाग्य पर उसका हृदय बुरी तरह मथा जा रहा था। तभी उसने सुना शेखर के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। स्वर बहू का था। तो आज पड़ गई बहू पर। परम संतोष से उसका मन भर गया और पूरी तरह सतर्क होकर उधर की आहट लेने लगी। खबरदार, जो तुम कभी भी भाभी से लड़ी, दोस्त चाहे किसी का भी हो, पर तुम बोली तो ठीक न होगा। अब मैं अभी से कह देता हूँ। बहू ने भी कुछ कहा, पर स्वर सिसकों में खो गया। रानी कुछ समय के लिए गर्मी की तकलीफ को भूल गई। थोड़ी देर में उसने बहू को कमरे के बाहर देखा। अधिक रोने के कारण आंखें सूज आई थी। रानी के मन में सोचा, 2-1 धौल तो पड़े ही होंगे, अब शकल ठिकाने आ जाएगी, सारा गरूर झड़ जाएगा रानी साहिबा का। सारे दिन रानी का मन प्रसन्न रहा। आखिर कुछ भी हो, शेखर का मन वह जानती है। पर तभी कैलाश ने आकर बताया कि मकान ठीक हो गया है और उसकी विचारधारा ने पलटा खाया। अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कैसे झक्की आदमी से पाला पड़ा है। खुद तो सारे दिन मशीनों में जूझा रहता है। मैं यहाँ 4 आदमियों में रहती थी, सो इन्हें नहीं सुहाया। मैं नहीं जाऊंगी। वह मन ही मन बुदबुदा रही थी। कैलाश ने आकर फटकार दिया, यह क्या, तुम यूं ही पड़ी हो? उठकर सामान क्यों नहीं बांधती? रानी से कुछ ना कहा गया। मन मारकर उठी और सामान बांधने लगी। सब कपड़े बक्सों में बंद किए। शाम को खाना बनाने के 2-4 बर्तनों को छोड़कर बर्तन बंद किए। और तो घर के सामान ही क्या था। कपड़े जमाते समय एकाएक उसके हाथ में अखबार में लिपटा हुआ एक बुलंदा आ गया। उसमें लपटी चूड़ियां और चमचमाती बिंदी को देखकर अनायासा ही उसकी आंखें भर आई। एक गहरी निश्वास छोड़कर वह फिर काम करने लग गई। शाम को ही सारा सामान ठेले में लदवाकर कैलाश चला गया। सब सामान जमवा कर रात में वह लौटेगा और दूसरे दिन सवेरे इस घर से वे लोग चले जाएंगे। घर छोड़ने की बात से ही रानी का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह रो रो कर सबसे मिल आई थी। बस शेखर के यहाँ नहीं गई, वहाँ जाएगी भी नहीं। पर मन उसका बड़ा कर रहा था कि चली जाए। सवेरा हुआ, तांगा आया। भीगी आंखों से उसने सबसे विदा ली। सामने बहू खड़ी थी। उसके आंखें शेखर को ढूंढ रही थी, पर वह नहीं दिखा। बहू को देखते ही उसे लगा वह कमबख्त ही सब अनर्थों की जड़ है। उसका क्रोध भभक गया। जाते जाते भी उसका लक्ष्य करके बरस पड़ी। अब खूब फैल कर रहना, सारे दिन नहा कर घर में घुसे रहना, सारी छत को कोयले फैला देना, कोई भी तुम्हें कुछ कहने नहीं आएगा। एक दिन चैन से नहीं रहने दिया। कह कर वह बहू से रही थी, पर बराबर उसकी आंखें कमरे में पड़ी चीख के पार लगी थी। जाने वह क्या चाह रही थी। तभी कैलाश का स्वर सुनाई पड़ा, अरे जल्दी करो, तांगे वाला चिल्ला रहा है। कसकते मन को लेकर रानी उतर पड़ी। आंखें इस समय भी उसकी भरी थी और उससे भी ज्यादा भरा था उसका मन। तांगे में एक कील निकल रही थी। रानी ने देखा नहीं और जाने कैसे पकड़ा की कील उंगली में। हाथ खींचते ही खून बह आया। कैलाश ने देखा तो झल्ला उठा। कोई काम देखकर नहीं करती और कुछ भी नहीं तो हाथ ही काट लिया। रानी एक टक उंगली से बहते खून को देख रही थी और एक अस्पष्ट सी तस्वीर उसकी आंखों के आगे उभर आई थी। अरे यह क्या, तुमने तो उंगली काट ली भाभी, और चट से एक रुमाल बांध दिया। मन का गुबार कहीं भयंकर उच्छ्वास में न फूट पड़े, इसलिए उसने जोर से अपनी खून से सनी उंगली को दांतों में दबा लिया। अब जरा सी लग ही गई है तो जो रास्ते में रो क्यों रही हो, घर चलकर पट्टी बांध लेना। पर रानी रोती ही रही। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।